बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर जो है, इसकी मैं सबसे पहले सर्किट डायग्राम जो है मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर मैं वन बाय वन समझाता जाऊँगा। देखें, ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, इसमें हम एक ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर, अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो ये बाहर की जानिब एरो होता है, ये शो करता है कि ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। ये इसका क्या है, इमिटर है, ये इसकी बेस है और ये है कलेक्टर, ठीक है, ये बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये इमिटर टर्मिनल है। इसमें हम यूँ करते हैं, इमिटर को हम ग्राउंड कर देते हैं। इमिटर को हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। और ये जो कलेक्टर है हमारे पास, ये कलेक्टर जो है, इसको हम एक कॉइल के साथ, ठीक है, इसकी बाइसिंग करते हैं। यहाँ पर हम VCC प्लस, यानी कि यहाँ पर हम एक DC वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे इंडक्टर यानी कॉइल बनाई है, इसे कहते हैं RFC, रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक, ठीक है। ये मैं अभी आपको समझाता हूँ कि रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक क्या होती है। अच्छा, इसके यहाँ से एक टर्मिनल हम निकालते हैं, ये ऐसे, और यहाँ पर हमने दो रजिस्टर लगा देने हैं, ठीक है, ये रजिस्टर, और यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा देता हूँ, और फिर मैंने इसे क्या करना है, ग्राउंड कर देना है, ठीक है। रजिस्टर इसलिए लगाते हैं, ये रजिस्टर जो होते हैं ना, अगर सीरीज़ में हम ऐसे लगा दें, ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करते हैं। मींस मैं यहाँ पर 5 वोल्ट अप्लाई करता हूँ, इस रजिस्टर की और इस रजिस्टर की वैल्यूज़ अगर इक्वल है तो 2.5 वोल्ट इधर इसके अक्रॉस आ जाएगा, 2.5 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या काम करता है, रजिस्टर पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम करता है जब हम इसे सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सीरीज़ में दो रजिस्टर मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। मैं इसे R1 का नाम कह देता हूँ और मैं इसे R2 का नाम दे देता हूँ, और ये यहाँ पर इसको मैं जोड़ देता हूँ किसके साथ, बेस वाले टर्मिनल के साथ। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि जब मैंने इसे बेस वाले टर्मिनल के साथ जोड़ा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये N टर्मिनल NPN ट्रांजिस्टर था, तो ये हमारे पास P होगा ना, ये हमारे पास N था, NPN ट्रांजिस्टर जो है। तो अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, ये ऐसे, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक के थ्रू यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये कलेक्टर क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस में हो जाएगा। तो ये जो जंक्शन है फॉरवर्ड बाइस होगा, ये रिवर्स बाइस होगा। तो जब हम किसी ट्रांजिस्टर को जो है, जब हम किसी भी ट्रांजिस्टर की बेस यानी कि इमिटर और बेस टर्मिनल को हमने फॉरवर्ड बाइस बना देना होता है, और कलेक्टर टर्मिनल को हमने क्या करना होता है, रिवर्स बाइस बना देना होता है, तो वो एक्टिव रीजन में आके काम करता है। अब आप ये देखें, इसको मैंने किसके साथ ग्राउंड कर दिया, यानी लोअर पोटेंशियल दे दिया ना, यानी नेगेटिव के साथ हम मींस जोड़ दिया मैंने इसे, तो ये भी फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो ये देखें बेस, ये भी फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो कलेक्टर क्या हो गया हमारे पास, ये इसे मैंने पॉजिटिव दिया तो रिवर्स बाइस हो गया। तो बेस और इमिटर टर्मिनल को हमने क्या करना होता है, फॉरवर्ड बाइस, और इसको मैंने रिवर्स बाइस कर दिया, तो ये एक्टिव रीजन में अब काम करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि हमने क्या करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक कपलिंग कैपेसिटर हम लगा देते हैं, ये कपलिंग कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगा देते हैं, कपलिंग कैपेसिटर, मैं इसे C2 कह देता हूँ, C कपलिंग कैपेसिटर, और ये 2 नंबर कपलिंग कैपेसिटर है, 1 नंबर हम और जगह पे लगाएंगे। यहाँ से स्टूडेंट मैं एक वायर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक टैंक सर्किट बना लेता हूँ,
ठीक है, ये टैंक सर्किट के मुतल्लिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं एक लगा देता हूँ कैपेसिटर, ठीक है, और यहाँ पर सीरीज़ में मैं 2 इंडक्टर लगा देता हूँ। ये देखें, ये इंडक्टर में लगा देता हूँ सीरीज़ में, ये इंडक्टर नंबर L1 कह देता हूँ, इसकी इंडक्टेंस L1 है। तो ये दूसरा मैं इंडक्टर यानी दूसरी कॉइल लगा रहा हूँ, इसकी इंडक्टेंस क्या है, L2 है। ठीक है, ये मैंने सीरीज़ में लगाए हैं। और कैपेसिटर को मैंने कैसे लगा दिया है, ये पैरेलल में लगा दिया है। इस टैंक सर्किट के अंदर L1 और L2 मैंने जो इंडक्टर लगाए हैं, कॉइल लगाई हैं, ये मैंने सीरीज़ में दोनों लगा दी हैं। और एक मैंने कैपेसिटर इनके पैरेलल में लगा दिया, जिसे मैं कैपेसिटर C का नाम दे देता हूँ। ये टैंक सर्किट है हमारा। यहाँ से स्टूडेंट मैं यूँ करूँगा कि अब ये देखें, अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट में आगे आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा इसके मुतल्लिक़ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन में दे के फिर नेक्स्ट हम फीडबैक की जानिब चलेंगे। पहले हम इसे देख लेते हैं, ये क्या है। अब स्टूडेंट यूँ है कि मैं यहाँ पे आउटपुट यहाँ से लेता हूँ, ये ऐसे यूँ करता हूँ, एक कपलिंग कॉइल मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये इनके साथ ये मैंने L1 लगा दी, L2 लगा दी, और ये जो मैं कॉइल लगा रहा हूँ ये इनके साथ म्यूचुअली कपल्ड कर रही है, ये लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आउटपुट लूँगा, इन 2 टर्मिनल के दरमियान में मैंने आउटपुट लेनी है जी। अब स्टूडेंट ये देखें कि इसकी ये क्या काम करेगा। अभी स्टूडेंट यहाँ से और सर्किट बनाना बाकी है, लेकिन वो सर्किट क्यों हम बनाएंगे, फीडबैक हम क्यों देंगे, वो मैं आपको बताऊँगा जब, तो फिर मैं बना भी दूँगा। अब स्टूडेंट ये देखें, जब मैं VCC प्लस यहाँ पर DC वोल्टेज देता हूँ तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक में आएगा और इधर जाएगा। 2 पाथ है ना इसके पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अच्छा, ये वाला जो पाथ है यहाँ तक ये कैसे पहुँचेगा और ये यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। यहाँ पर तो आपको पता है रजिस्टर के थ्रू ये ऐसे होता, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक पहुँच जाएगा इसका, ये तो फॉरवर्ड बायस बन गया। अब ये देखें यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, ये जब यहाँ से आएगा तो ये DC करंट है ना, तो ये जो कॉइल होती है ना, इंडक्टर जो होता है वो DC को परमिट करता है और AC को क्या करता है, वो रोक देता है। क्योंकि आपको पता है कि DC करंट की फ्रीक्वेंसी ना होने के बराबर होती है, DC की फ्रीक्वेंसी हम 0 कंसीडर करते हैं। तो इसकी जो इम्पीडेंस होती है इसकी, यानी रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस का मतलब इसकी जो करंट के फ्लो में रुकावट होती है उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो इसकी इम्पीडेंस जो होगी वो हमारे पास, ये क्योंकि इंडक्टर है तो इसकी इम्पीडेंस होगी 2πfl। ठीक है, तो जो हमारे पास कैपेसिटर होता है उसकी जो इम्पीडेंस होती है वो होती है 1/2πfc। अब आप ये देखें कि ये जो हमारे पास इंडक्टर है इसकी इम्पीडेंस, इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास DC करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है। आपको पता है यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूँगा तो ये इम्पीडेंस इसकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूँगा तो इसकी इन्फिनाइट बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर जो है वो DC को फ्लो नहीं होने देता और इंडक्टर जो है वो DC को फ्लो होने देता है। अब जैसे ही DC यहाँ पे आएगा तो वो इसमें से फ्लो कर जाएगा। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक का मतलब भी यही होता है, ऐसी चौक जो DC करंट को फ्लो करने दे और AC को स्टॉप कर दे। तो स्टूडेंट यहाँ से DC करंट जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये देखें, ये पॉजिटिव यहाँ पर पहुँचा है तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन हो जाएगा। तो अब हमने इसकी बाइसिंग कर ली है, ये एक्टिव रीजन में आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव चार्ज आया था यहाँ पर इसे फॉरवर्ड बाइस बना देगा और ये पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा तो इसके ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा तो आपको पता है इंडक्शन की वजह से यहाँ पर उतने नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो अब स्टूडेंट ये देखें, ये अगर आगे कैपेसिटर ना लगा होता तो यहाँ पर ये AC करंट का फ़्लो ना हो सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि DC करंट का फ़्लो ना हो सकता। DC करंट मैंने आपको बताया कि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर होती है। जब 0 रखेंगे
तो ये इम्पीडेंस इसकी लार्ज हो जाएगी, तो ये डीसी को तो फ्लो नहीं होने देगा। लेकिन अगर आगे कोई कैपेसिटर लगा हुआ हो तो वो चार्ज हो जाता है। अब आप ये देखें, इंडक्शन की यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हुए, ठीक है, यहाँ पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें ये हमारे पास आगे ये लगा हुआ है, हमारे पास क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। तो यहाँ पर नेगेटिव है तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, उतना नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाएगी। और अगर इसके साथ आप लगा देते हैं पैरेलल में कॉइल्स लगा देते हैं, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हुई है इसने डिस्टोर होना है। जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हुआ है इसने डिस्चार्ज होना है। तो ये डिस्चार्ज होगा तो अब ये देखें इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे ये डिस्चार्ज होगा तो ये करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, इसमें से होना शुरू हो जाएगा और ये चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। इनमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इनमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही इनमें स्टोर हो जाएगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें नहीं रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी फिर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हुआ फिर रिस्टोर होगा, जैसे रिस्टोर होगा तो फिर ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है, ये टेप्ड हमने कॉइल यूज़ करनी है, लिहाजा इसको हमने यहाँ से क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। यहाँ 180 का फेज शिफ्ट आएगा। तो स्टूडेंट ये चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा, ये फिर अपना चार्ज होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और फिर इसमें मैग्नेटिक फील्ड डिस्टोर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टोर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगी। इस तरह की ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस ऑसिलेशन की वजह से इसमें भी वही म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर अपना ख़त्म हो जाएगी, फिर बनेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एसी सिग्नल डेवलप हो जाएंगे। लेकिन ये एसी करंट जो है, ये एसी सिग्नल जो है, ये कैसे होंगे, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी, यानी ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी। इनकी डैम्प्ड ऑसिलेशन इसलिए होगी क्योंकि इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस है। तो जब इंडक्टर में करंट फ्लो करेगा फिर अपना क्या नाम है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो करंट का फ्लो जब होगा तो उस वक्त इनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगी, इसकी भी और इसकी भी। तो लिहाजा इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि एसी सिग्नल हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। तो एसी सिग्नल में रेजिस्टेंस ऑफर इंडक्टर बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट को लॉस होगा। हीट को लॉस होगा तो इसका मतलब ये देखें, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन आ जाएगा। इस डैम्प्ड ऑसिलेशन से बचने के लिए स्टूडेंट फिर हम यूँ करते हैं, फिर हम यहाँ से फीडबैक देते हैं। फीडबैक, ये देखें यहाँ पर हम कुछ सिग्नल लेंगे और इसको हम फीडबैक कर देंगे। ये एक कैपेसिटर के थ्रू, जिसे कपलिंग कैपेसिटर नंबर C1 कहते हैं। ये कपलिंग कैपेसिटर इसलिए हम लगाएंगे ताकि यहाँ पर ये एक ना प्योर एसी सिग्नल जाए, क्योंकि डीसी को, अगर कोई डीसी भी आ गया है इसके साथ तो वो डीसी को फ्लो नहीं करने देगा, सिर्फ एसी को अंदर से जाने देगा, क्योंकि कैपेसिटर एसी को फ्लो करवाता है, डीसी को फ्लो नहीं करवाता। तो ये देखें ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखें यहाँ से हमने कपलिंग कैपेसिटर CC1 के थ्रू फीडबैक दे दिया है, और ये जब सिग्नल यहाँ पे जाएगा तो इसने क्या कर देना है, यहाँ पर उसने बेस करंट को बढ़ा देना है। अब आपको पता है जब बेस करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर कलेक्टर करंट क्या होता है, कलेक्टर करंट का ये फार्मूला है बीटा IC IB। लिहाजा बेस करंट अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो बीटा फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसीलिए तो ये एम्पलीफायर के तौर पे काम करता है, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पे काम कर रहा होता है। और जब मैं इसका इमीटर को क्या कर देता हूँ, ग्राउंडेड कर देता हूँ, तो उस वक्त ये 180 का फेज शिफ्ट भी यहाँ से दे देगा। तो स्टूडेंट ये सिग्नल एसी करंट को यहाँ पे बढ़ा देगा
अब ये देखें एसी करंट को आपको पता है इसमें से फ़्लो करेगा, इसमें से तो फ़्लो नहीं करेगा। एसी को तो जो हमारे पास इंडक्टर होता है वो फ़्लो नहीं होने देता, तो इसमें से फ़्लो नहीं करता, वो इसमें से फ़्लो करता हुआ ये देखें फिर इसमें, और यहाँ पर हमारी आउटपुट जो होगी ये कवर हो जाएगी। यानी अब जो सिग्नल होगा ये हीट लॉस नहीं करेगा। ये देखें ये हीट लॉस तो सॉरी होगी, लेकिन वो जो हीट लॉस में हमारा एनर्जी, जो हीट लॉस में साइनोसाइडल वेव्स के एम्पलीट्यूड जो कम हो रहे थे, वो इस फीडबैक के थ्रू आउटपुट की रिक्वायरमेंट पूरी कर देंगी। और ये याद रहे कि जितनी स्ट्रेंथ फीडबैक सिग्नल की होगी उतना ही हीट लॉस होना चाहिए। अगर हीट लॉस कम हुआ, फीडबैक हमने ज़्यादा दे दिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा ऐसे। अगर हम बराबर होगी तो फिर ये सिग्नल रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास हार्टले ऑसिलेटर। और यहाँ पर हम यूँ करते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टर के थ्रू हम इसे ग्राउंड भी कर देते हैं, और यहाँ पर हम एक कैपेसिटर के थ्रू भी इसे ग्राउंड कर देते हैं। कैपेसिटर के थ्रू स्टूडेंट हम इसलिए ग्राउंड करते हैं ताकि अगर यहाँ पर कोई एसी सिग्नल आ गया तो वो क्योंकि रेजिस्टर में से जब पास होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो सकती है। इसलिए हम एसी सिग्नल एक कैपेसिटर लगा देते हैं, सिरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, जो ग्राउंड हम उसे कर देते हैं, तो वो एसी सिग्नल को बड़ी आसानी से ग्राउंडेड कर देता है। अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि इसके मैं मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे जिनको आपने देखकर थ्योरी इसकी लिखनी है। ठीक है, तो हार्टले ऑसिलेटर स्टूडेंट, ये अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये तकरीबन राफ हार्टले था, एक साइंटिस्ट 1915 में, ये एक इंजीनियर था। ठीक है, और अमेरिकन साइंटिस्ट था। इसने 1915 में इसे डेवलप किया था। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है स्टूडेंट ये हमारे पास 1/2 पाई एल सी। यहाँ पे मैं टी लिख रहा हूँ। टी से मुराद स्टूडेंट ये है कि ये टी बराबर होगा, ठीक है, एल टी बराबर होगा हमारे पास ये L1 कॉइल, और ये हमारे पास क्या है, L2 कॉइल होगी। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम M भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो खैर अगर आप इसे इग्नोर भी कर देते हैं तो ये इन दोनों से ही ये, तो स्टूडेंट हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, F जो है हमारे पास क्या है 1/2 पाई LT मल्टीप्लाई C। तो LT जो मैंने लिखा है, ये LT बराबर होता है L1 और L2, इसके बराबर होता है। तो लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी जो हम यहाँ पे हासिल करेंगे वो डिपेंड करेगी, ये जो हमारे पास वेव बनेगी, ये अनडैम्प्ड वेव ऐसे बनेगी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिसाइड करेगा ये हमारे पास ये टैंक सर्किट जो हमने बनाया है, टैंक सर्किट ही हमें बताएगा। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसकी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टैंक सर्किट के अंदर लगे हुए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर, और डिपेंड करेगी उसकी जो हमारे पास इंडक्टर हैं उनकी टोटल इंडक्टेंस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ये यहाँ पर हम हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, ये मतलब ये है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के रिसीवर वगैरह में हम इसे यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ये तकरीबन मेगा हर्ट्ज़ में ही या किलो हर्ट्ज़ में फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये फीडबैक सर्किट, और इसमें हम क्या करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो क्या होता है, कॉमन इमीटर होता है, और वो किसके तौर पे काम करता है, ये कॉमन इमीटर जो है, यहाँ पर जब हमारे पास ये फीडबैक सिग्नल आएगा, यहाँ पे 180 का फेज शिफ्ट दे देगा, और 180 का फेज शिफ्ट यहाँ पे, ये जो हमने टैप्ड इंडक्टर यूज़ किए हैं, 180 का फेज शिफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो 180 क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो पूरे लूप में यानी कि हमारे पास जो सिग्नल है वो 360 मतलब यह है कि उसमें फेज़ चेंज आ रहा है।
तो फेज़ चेंज 360 का है, 0 का है या इसका मल्टीपल का है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास बार्कहाउसन क्राइटेरिया हमारे पास यही था कि हमारे पास जो फेज़ चेंज है वो कितना है, हमारे पास 360 या इसका मल्टीपल हो, तो वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए होता है। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक ही दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है हमारे पास, वो हम ले लेते हैं अपना इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग में आप यही लिखेंगे कि यहाँ पर जब हम इसे अपना पॉजिटिव चार्ज सप्लाई देते हैं डीसी की, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक इसको परमिट करती है एसी डीसी को, और एसी को तो नहीं परमिट करती। तो डीसी करंट इसमें से जब फ्लो कर जाता है तो वो कलेक्टर को क्या करता है, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस बना देता है। और इसी तरह ये दूसरा दो रजिस्टर हैं R1 R2 जो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम करते हैं, जिसके थ्रू जब सप्लाई जाती है डीसी की तो ये क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बाइस बन जाता है। इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह इमीटर और बेस ये क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, और ये रिवर्स बाइस हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक्टिव रीजन में आ जाता है, ठीक है। और ये जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं VCC तो ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है इंडक्शन की वजह से, ये भी चार्ज हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, क्योंकि दो कॉइल हमारे पास पैरेलल में लगी हुई हैं इंडक्टर की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की स्टोरेशन और डिस्टोरेशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेव्स बन जाती है साइनोसाइडल। और साइनोसाइडल जो वेव बनती है उसमें डैम्प्ड होते हैं, और इन डैम्प्ड को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, फीडबैक दे देते हैं, ठीक है। तो ये डैम्प भी कवर हो जाते हैं। इसके यूजेस में अगर आप चाहें तो इसका यूजेस यही होगा कि एक तो हम साइनोसाइडल वेव प्रोड्यूस कर देते हैं, हालांकि हमने यहाँ पर डीसी दिया था, और वो भी इसको क्या किया है, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए इसके लिए दिया था, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया था, एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म बन गई थी। और दूसरे नंबर पे हाई फ्रिक्वेंसी के लिए भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो ये लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है एक। और इसके यूज़ की बात कर लें तो इसे हम रेडियो के रिसीवर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रेडियो को ट्यून करने के लिए, रेडियो के फ्रीक्वेंसी चैनल चलाने के लिए डिफरेंट। और ये भी आप देख लें, इसका एडवांटेजेस है कि हम अगर यहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटर को यूज़ कर लेते हैं, तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे हम जैसे जैसे इसकी कैपेसिटेंस चेंज करेंगे वैसे वैसे हम फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करते जाएंगे। तो ये कुछ इसके यूजेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।